हेलो एवरीवन, आज ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है ऑन द टॉपिक फ्रिक्शन, क्लास 11 फिजिक्स। और ये फ्रिक्शन जो चैप्टर है ये यूनिट नंबर 3 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंडर आता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होता क्या है। तो देखो, फ्रिक्शन एक फोर्स है और हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स। ये एक रोकने वाला फोर्स है जो किसी बॉडी के मोशन को कम करता है, उसके मोशन को अपोज करता है। सपोज जैसे एक सरफेस है, इसमें एक बॉडी यहाँ रखा हुआ है। अब बॉडी में मान लो इधर से हम लोग फोर्स लगा रहे हैं P अप्लाइड, ओके। तब जो फ्रिक्शन है इसके मोशन को रोकने के लिए किधर एक्ट करेगा, आप ये खुद समझ सकते हैं। ये फ्रिक्शन इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो आप याद रखेंगे कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो किसी बॉडी के मोशन को रोकने का काम करता है और ये हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। तो फ्रिक्शन इधर अप्लाइड होगा। ये F4 क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। अगर हम लोग डायरेक्शन चेंज कर दें, अप्लाइड फोर्स इस बार लेफ्ट की ओर लग रहा है, तब फ्रिक्शन आप समझ गए होंगे कि किधर लगेगा। फ्रिक्शन बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने। फ्रिक्शन राइट इधर चलेगा, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। इधर फ्रिक्शन अप्लाइड होगा इस बार। दूसरी बात है, ये फ्रिक्शन हमेशा सेटअप होता है बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेसेस। अगर एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के सरफेस से कांटेक्ट में है तभी फ्रिक्शन वहाँ पर एक्ट होगा। अगर दोनों बॉडी के सरफेस एक दूसरे से अलग हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन नहीं लगेगा। डेफिनेशन के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इज ए अपोजिंग दैट सेटअप between the contact of two surface। फ्रिक्शन एक फोर्स है जो सेटअप होता है, उत्पन्न होता है बिटवीन द कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेसेस, दो सरफेस के बीच में। कब? जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर चलने की या तो कोशिश करती है या चलती है। When one body slides or tends to do so, वैसा करने की कोशिश करती है on the surface of another body, ओके। और ये जो फ्रिक्शन होता है ये अब सरफेस के पैरेलल में ही लगता है। इस सरफेस पर कांटेक्ट यहाँ पर है दोनों बॉडी का, तो इसी सरफेस पर यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड होता है। फ्रिक्शन फोर्स एक्स मीन्स होता है लगना, ये हमेशा सरफेस के पैरेलल होता है। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आखिर ये फ्रिक्शन आता कैसे है, उत्पन्न कैसे होता है। तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पर कांटेक्ट में आती है तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर और एटॉमिक फोर्स आ जाता है, जिसके कारण से ही ये फ्रिक्शन फोर्स अराइज होता है, उत्पन्न होता है। और अभी एक बात बताए थे कि फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट होता है, तो लिख सकते हैं हम लोग फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी। फ्रिक्शन हमेशा बॉडी के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि फ्रिक्शन अराइजेज ऑन द अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। two surfaces at contact।
जब वे दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। बिना कांटेक्ट के फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगता है बच्चों, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन कितने तरह का होता है। तो फ्रिक्शन के 3 टाइप होते हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन which are given below. First one is static friction, second one limiting friction, और तीसरा है काइनेटिक फ्रिक्शन, और इसका एक नाम और है डायनामिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का एक और नाम होता है डायनेमिक फ्रिक्शन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 इन तीनों टाइप के बारे में। सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग समझते हैं। जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो उस समय जो फ्रिक्शन उसके मोशन का अपोज करता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। सपोज कोई भारी बैग या कोई बहुत मोटी किताब रखी हुई है किसी टेबल पर, आप उसमें थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं जिससे वो मूव नहीं होती है, तो उस समय जो फ्रिक्शन उस बुक के मोशन का अपोज करता है उस फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट इसको डिनोट करते हैं हम लोग, लिखते हैं एफ एस से, एफ फॉर फ्रिक्शन, एस फॉर स्टैटिक। दूसरा है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब क्या हुआ, हम लोगों ने अपने फोर्स के मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा बढ़ाया, अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा बढ़ाया गया, जिस कारण से अब बॉडी वो बुक चलने के लिए रेडी हो गया। अभी भी उस बुक में मोशन स्टार्ट नहीं हुआ है, वो बुक चलने के लिए, थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, मूव करने के लिए रेडी हो गया। तो उस समय के फ्रिक्शन को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, डिनोट करेंगे एफ एल से। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम लिमिट होगा उसी को हम लोग बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। फाइनली हम लोगों ने अपने फोर्स को पूरा बढ़ा दिया जिससे बॉडी मोशन में आ गया, बॉडी मूव करने लगा। और जब बॉडी मोशन में रहता है उस समय जो फ्रिक्शन बॉडी के मोशन का अपोज करने का काम करता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, या उसका दूसरा नाम है डायनामिक फ्रिक्शन। सबसे पहले है स्टैटिक फ्रिक्शन। The opposing force that comes into play, ऐसा अपोजिंग फोर्स, रोकने वाला फोर्स जो सामने आता है जब एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के सरफेस पर मूव करने की कोशिश करती है। वन बॉडी, एक बॉडी जो है वो टेंड्स टू मूव, कोशिश करती है on the surface of another body, but कोशिश तो कर रही है बट मोशन अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। एक्चुअल मोशन हैज नॉट स्टार्टेड येट, अभी तक एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हो पाया है क्योंकि ये जो अपोजिंग फोर्स है उसकी मैग्नीट्यूड, उसका वैल्यू ज़्यादा है किसके मुकाबले, जो अप्लाइड फोर्स लग रहा है। इसी कारण से बॉडी अभी भी रेस्ट पोजीशन पर है। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, एग्जैक्टली बैलेंस करता है। स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस करता है, संतुलित करता है किसको, अप्लाइड फोर्स को। हमेशा जितना अप्लाइड है उधर से स्टैटिक भी उतना ही लग रहा है। ड्यूरिंग स्टेशनरी स्टेट ऑफ, बॉडी के स्टेशनरी स्टेट में ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बैलेंस करता है क्योंकि मोशन अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग,
सेल्फ एडजस्टिंग कहने का मतलब है अपने आप ये एडजस्ट हो जाता है। अगर हम लोग अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी उसके रेस्पेक्ट में बढ़ता जाता है, इसीलिए इसको बोला गया है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड इट चेंजेस, ये बदलता जाता है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। ये बदलता जाता है इस मुकाबले से किसके रेस्पेक्ट में, अप्लाइड फोर्स में, और ये हमेशा इक्वल होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर। स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स हम बोल सकते हैं। इट इज ऑलवेज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो टाइप है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिट कहलाता है। सेकेंड टाइप जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन है। If the applied force is increased, जो अप्लाइड फोर्स को बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन भी साथ ही साथ बढ़ता चला जाता है। स्टैटिक फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज, साथ में बढ़ा गया। अब अगर हम अप्लाइड फोर्स को एक निश्चित सीमा से आगे बढ़ा देते हैं तो ये अपने मैक्सिमम स्टेट तक पहुंच जाता है। इफ अप्लाइड फोर्स एक्सीड्स का मतलब बढ़ जाना, यानी मैक्सिमम पर पहुंच जाना। मैक्सिमम पर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम जब हो जाता है, देन बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, द बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को दिस वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अप टू विच, जहां तक बॉडी मूव करना शुरू नहीं करता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अप टू विच बॉडी डज नॉट मूव is known as limiting the magnitude of limiting friction between the surface of contact is directly proportional to the normal reaction या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, सपोज ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। एक बॉडी है, उसका वेट नीचे लगता है mg, और इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बॉडी के सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट होता है, अपवर्ड्स। r से डिनोट करते हैं, और किसी दूसरी बुक में आप देखेंगे तो वहाँ पर n से भी इसको डिनोट किया जाता है। इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा तो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स भी हो सकता है, क्योंकि आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जिधर अप्लाइड फोर्स होता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट होता है। तो यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा गया है इसके अकॉर्डिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन आर, और जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम लोग रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट को ऐड किया जाता है। तो हम यहाँ लिखते हैं म्यू एल आर, और इस म्यू एल की जगह हम लोग म्यू एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि बॉडी अभी स्टेशनरी स्टेट में है। तो यहाँ पर म्यू एस आर लिख देंगे, वेयर म्यू एस को कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन।
कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आप म्यू एल लिखेंगे तो वो कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सिमिलरली अगर आप एफ के लिखेंगे तो वो कहा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये अभी डिस्कशन कंप्लीट हुआ टाइप 2 ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 3 विच इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। एग्जाम्पल समझिए पहले। मान लीजिए कोई बॉल किसी सरफेस पर जा रही है, मोशन में है, तो क्या वो बॉल हमेशा के लिए मोशन में ही रहती है? तो आपका जवाब क्या होगा? आप बताएंगे नहीं, वो बॉल थोड़ी दूर जाने के बाद रुक जाती है। तो आखिर बॉल थोड़ी दूर जाने के बाद क्यों रुकी? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हुआ। और वो कौन सा फ्रिक्शन है? वो है काइनेटिक फ्रिक्शन, जो कि ऐसे ऑब्जेक्ट पर लगता है जो मोशन में रहते हैं। इसका एक और नाम है डायनेमिक फ्रिक्शन। If the body is in motion, then force of friction, तब वैसा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इसके मोशन को अपोज करता है, अपोजिंग इट्स मोशन, इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसका दूसरा नाम थोड़ी देर पहले बताए थे डायनेमिक फ्रिक्शन। और जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा था कि जो फ्रिक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नॉर्मल रिएक्शन पर होता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट ऐड करेंगे जिसका नाम होगा म्यू के, वेयर म्यू के इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है बॉडी के वेलोसिटी पर मूव निर्भर नहीं करता है। ऐसा इसलिए, मान लीजिए कोई बॉडी धीरे धीरे जा रही है, उसकी वेलोसिटी कम है या बोल सकते हैं स्पीड कम है, तो क्या उस पर उस समय फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगा? तो बिल्कुल एक्ट करेगा। अब मान लीजिए कोई बॉडी बहुत तेज़ी से जा रही है तो उस समय भी उसमें फ्रिक्शन एक्ट करेगा। दोनों ही कंडीशन में फ्रिक्शन लगता है। तो हम बोल सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी के वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है। Kinetic friction does not depend on velocity of mu s and mu k। अभी जो हम लोगों ने दो कोएफिशिएंट देखा था, ये दोनों निर्भर करते हैं, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन फोर्स हम बोल सकते हैं सिर्फ नेचर पर डिपेंड करता है। किसके नेचर पर? जब दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होते हैं तो उन दोनों के बीच जो सरफेस है उसके नेचर पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अगर सरफेस जितना स्मूथ होगा, जितना प्लेन होगा, वहाँ पर फ्रिक्शन उतना ही कम लगेगा, और सरफेस जितना रफ होगा तो वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। यानी रफनेस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन is less than static friction and limiting friction also। काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से और साथ ही साथ लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो जब काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है तो इसका कोएफिशिएंट भी कम होगा। हम लिख सकते हैं दैट इज FL इज लेस देन FK इज लेस देन FL। और जब ये होगा तो इसका कोएफिशिएंट भी म्यू के इज लेस देन म्यू एल लिख सकते हैं। इस कोएफिशिएंट की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड, रेंज जो है वो लाई करती है 0 से लेकर 1 तक, 0 to 1। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो म्यू एस की वैल्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, वो लाई करती है 0 से 1 तक। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि फ्रिक्शन क्या है,
एक अपोजिंग फोर्स है। फ्रिक्शन के कितने टाइप होते हैं? फ्रिक्शन के 3 टाइप देखे हम लोगों ने। सबसे पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन और तीसरा ये काइनेटिक फ्रिक्शन। आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।